हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में ना हम लोग बहुत तगड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज 5.3 जो हमारे गणिता मंजरी क्लास 9 की बुक का है, इसे हल्के में लेते हैं कि यार छोटा सा एक्सरसाइज है, कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ना जो बच्चों को नानी याद दिला सकते हैं, अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ना पढ़े, डिटेल में अगर ना पढ़े तो आज की क्लास में हमेशा की तरह मैं तुम लोगों को ये 3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.3 में दिया हुआ है इसे डिटेल में सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक एक चीज को तुम अच्छे से समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन एक प्रॉमिस रहेगा मेरा कि मैं इतनी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा सर्कल चैप्टर में कुछ भी ना पढ़ा हो ना, तो उसे भी ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, अगर तुमने 5.1 वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 वाला नहीं देखा है, तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रेंट का, और वो कॉन्सेप्ट मैंने हल्का सा एक्सप्लेन किया हुआ है 5.2 में, तो उसका वीडियो जरूर देख लेना, खास करके 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और गणिता मंजरी क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.3 को डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। अगर वीडियो तुम लोगों को मजा आ जाए तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, लाइक और कमेंट जरूर ठोकना है। सो बच्चों, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में, इसमें हमसे ये कहा गया है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू। एक थ्योरम दिया हुआ है तुम्हारे इस बुक में गणिता मंजरी में, जिसका नाम है थ्योरम नंबर 4। और अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो ये इस एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर में ही दिया हुआ है। और हमें ये प्रूव करना है कि इस थ्योरम का अगर हम कन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो वो भी हमारा सही रहेगा, मतलब वो भी गलत नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर उसके बारे में ही आगे में पूरा बोला गया है। तो इसको पढ़ने से पहले ना एक बार मैं थ्योरम नंबर 4 तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि आखिर थ्योरम नंबर 4 में बोला क्या गया है। वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। थ्योरम 4 कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं बच्चों कि थ्योरम नंबर 4 आखिर है क्या। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आपके पास एक कॉर्ड है, पिछले एक्सरसाइज में हमने कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था ना, इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं, तो मैंने यहां पर एक कॉर्ड बना दिया। अब यह कहा जा रहा है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिला दो, क्या करो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को, मान लो ये एकदम इस वाले कॉर्ड का एकदम मिड पॉइंट है, अगर आप इसको मिलाओगे ना, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ये जो लाइन होगा ये एकदम परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यही तुम्हारा थ्योरम नंबर 4 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम 4 क्या कहता है। थ्योरम 4 ये कहता है कि अगर आपने कॉर्ड के मिड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली लाइन और ये जो हमारा कॉर्ड था ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है थ्योरम नंबर 4। अब इसका कन्वर्स हमें प्रूफ करना है। अब इसका कन्वर्स क्या है वो समझो ध्यान से, इसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कन्वर्स के बारे में लिख करके दिया हुआ है कि why does the perpendicular from the center of circle to a chord of the circle bisect the chord। मतलब कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, आपने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो लाइन है ना ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब ये जो एम है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ध्यान समझना, उल्टा मतलब कन्वर्स का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर दोनों तो सेम टू सेम लग रहा है। कन्वर्स एक्चुअल में रहता भी सेम टू सेम की तरह ही है, हल्का सा फर्क होता है बस। देखो, जो थ्योरम नंबर 4 है उसमें क्या बोला गया था कि ये वाली जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ये पहले से गिवन है, ये पहले से गिवन है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। और आपने मिड पॉइंट से जब लाइन ड्रॉ किया ना, तो जो लाइन बनेगा वो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, यानी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर आपने मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाया है तब। ठीक, ये थ्योरम 4 था कि मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाने से जो लाइन बनी वो परपेंडिकुलर लाइन बन गई। और इसी का उल्टा क्या हो सकता है, किसी भी चीज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो मस्त एक प्राइवेट स्कूल में, या उस प्राइवेट स्कूल में तुम पढ़ते हो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, मैं तुम्हारा टीचर हूं, ये मैंने कह दिया। या तुम ऐसे भी कह सकते हो तुम मेरे स्टूडेंट हो, दोनों का मतलब सेम रहता है। अब इसी का उल्टा क्या हो सकता है, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर
अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया कॉर्ड के ऊपर, तो ये लाइन जो होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये वाली जो पॉइंट होगी वो हमारी मिड पॉइंट बन जाएगी। ये है इसका उल्टा। अगर पहले से मिड पॉइंट दिया हुआ है तो लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगा, और अगर लाइन पहले से हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। बस इतना ही सा फर्क है इन दोनों चीजों में। अब आते हैं क्वेश्चन के पास। हम लोगों को जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा ना, इसमें क्या क्या चीज बोला गया है देखो, एक्सप्लेन भी कर दिया है, हिंट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप जो फिगर 5.12 जो दिया हुआ है ना, उसी फिगर का यूज कीजिए। और आपको क्या बताया गया है, यू आर टोल्ड दैट, आपको ये बताया गया है, यानी कि आपको ये गिवन है कि जो एंगल CMA और CMB है वो 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन हमारा परपेंडिकुलर है। इसका यही मतलब है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये अपने को गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, यू नीड टू शो दैट, आपको ये शो करना है कि AM इक्वल होगा BM के। AM और BM कहां पर है बेटा, देखो ये AM और ये BM आपको इक्वल करना है। इसका मतलब आपको M को मिड पॉइंट शो करना है। M अगर मिड पॉइंट होगा तभी तो AM और BM इक्वल होगा। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, बीचों बीच का पॉइंट जो किसी लाइन को दो बराबर पार्ट में बांट दे। तो इसमें पहले से मिड पॉइंट दिया है, जो थ्योरम नंबर 4 है ना, उसमें ये वाला पॉइंट पहले से मिड पॉइंट दिया हुआ है। और ये अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो थ्योरम का कन्वर्स है, उसमें हमें इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है। AM इक्वल टू BM का यही मतलब है। दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये जो पॉइंट है इसे हमें मिड पॉइंट लेकर के आना है, तो ये AM और BM ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आया। अभी तक थोड़ा सा दिमाग का दही हुआ होगा, हल्का सा हुआ होगा, मुझे पता है। अब इसके बाद ये जो काम हम लोगों को करना है ना बेटा, इसके लिए ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो मैंने तुम लोगों को पिछले वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब एक ट्रायंगल का साइज और शेप दूसरे वाले ट्रायंगल के साइज और शेप के एकदम बराबर हो। यानी एक ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं दूसरे ट्रायंगल को रख दूं तो एकदम पता भी ना चले कि वहां पर दो ट्रायंगल हैं, दोनों एकदम सेम साइज और शेप के रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक सिक्का अगर सर्कल के शेप में तुम्हारे पास 5 रुपए का कॉइन है और दूसरा सेम 5 रुपए का कॉइन अगर तुम उसके ऊपर रख दो और सामने से अगर किसी को दिखाओगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे मेरे पास है यहाँ पर, रुक जाओ ना, मैं तुम लोगों को आज प्रैक्टिस, अरे कहाँ चला गया, सिक्का उक्का रखे रहता हूँ मैं, हाँ ये रहा, मिल गया। देखो ये एक 5 रुपए का कॉइन है मेरे पास, ये एक 5 रुपए का कॉइन है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे रख देता हूं और अब तुम्हें मैं अगर दिखाऊंगा तो तुम्हें पीछे वाला कॉइन दिखेगा ही नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में सिर्फ एक ही कॉइन है, जबकि मेरे पास दो कॉइन है। देखो यहीं पर देख लो, ये दे, जादू नहीं दिखा रहा हूं, बस इसको इसके पीछे रख रहा हूं मैं। सिंपल सा लॉजिक यही है कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब उनको भी इसी तरीके से एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए ना, तो दोनों एक दूसरे को कवर कर ले तो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अब एग्जाम में अगर हमें सॉल्व करना हो कॉन्ग्रेंट वाला, तो हम उसको कागज कट करके तो दिखाएंगे नहीं कि देखो सर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखने से दोनों एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे, क्वेश्चन पेपर थोड़ी फाड़ेंगे। तो वहां पर क्या करना रहता है, एक रूल फॉलो करना रहता है। अगर उस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल के अंदर वो रूल अगर फुलफिल हो रहा है ना, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। और ऐसे टोटल 5 रूल हैं। एक रूल के बारे में मैंने तुम्हें पिछले वाले क्लास में सिखाया था, जिसको बोलते हैं साइड 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 रूल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कह देंगे, यानी उसको कागज को कट करने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों साइड बराबर हैं इसका मतलब दोनों एकदम पक्का है कि एक दूसरे को कवर कर लेंगे, मींस कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। एक तो ये रूल हमने पढ़ा था। एक रूल होता है बेटा RHS रूल, जैसे साइड 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 रूल होता है ना, वैसे एक रूल का नाम है RHS रूल। और ये रूल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग ये रूल यूज करने वाले हैं। अब ये RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, वो राइट हैंड साइड दूसरा होता था ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला ये RHS नहीं है। इसमें R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। यानी कि अगर हमें कोई भी दो राइट ट्रायंगल वाले ट्रायंगल बना करके दिए हुए हैं, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया और मैं एक और ट्रायंगल एकदम सेम टाइप का बना देता हूं, ये मैंने एक ट्रायंगल फिर से दोबारा से बना दिया, तो ये मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हैं बेटा। तो अगर कभी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हो जिनका हाइपो आपस में बराबर हो, जिसका ये वाला साइड और ये वाले साइड, इसको हाइपो कहते हैं। तो हाइपो अगर बराबर है और उसके अलावा कोई भी दो साइड आपस में बराबर हैं, जैसे मान लो ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर बराबर हो गया, या ये और ये कोई भी दो साइड में से एक साइड लेना है अपने को, तो अगर तीन चीजें हैं किसी भी दो ट्रायंगल में, कौन कौन सी तीन चीजें, पहला तो दोनों का राइट एंगल होना चाहिए,
दूसरा दोनों का हाइपो बराबर होना चाहिए, और तीसरा दोनों का एक साइड बराबर होना चाहिए, चाहे ये वाला साइड हो चाहे ये ऊपर वाला साइड हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं RHS रूल, और इस रूल का ही मैं यूज करने वाला हूं। तो मैंने तुम लोगों को एकदम बेसिक समझाया। अभी तक जो मैं कितने मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट हो गया यार। 10 मिनट से तुम लोगों को मैं बस पहले क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हूं। अब मैं जा रहा हूं इसे सॉल्व करने, तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अब आसान लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने चला जाता ना बिना समझाए तो मुश्किल लगता है, ठीक है। तो अब आती है इसके बेसिक समझने के बाद इसको सॉल्व करने। हमें सिंपली प्रूफ क्या करना है, AM इक्वल है BM के, ये प्रूफ करना है ना। तो मुझे ना अगर AM और BM को इक्वल करना है तो मैं करूंगा क्या, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। अच्छा, एक चीज और बच गया बेसिक में, एक छोटा, बस गुस्सा नहीं करने का, छोटा सा चीज बचा हुआ था वो बता देता हूं। बचा ये था बेटा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया ना, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, तो उसके बचे हुए जो साइड हैं जो हमें इक्वल नहीं भी दिया हुआ है, जैसे इन दोनों को मान लो मुझे कॉन्ग्रेंट करना है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो कॉन्ग्रेंट तो हो गया। लेकिन क्या इसमें एक साइड और नहीं बचा? तुम लोगों को बचा है सर, ये वाला साइड बचा हुआ है। तो बेटा जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट बोल देते हैं ना, तो उसके बचे हुए जो साइड हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, बचे हुए एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो। और उसको लिखते हैं CPCT। अब बोलोगे सर ये CPCT क्या है? अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा ना, तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, और उसको बोलते हैं CPCT। C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, P का मतलब होता है पार्ट, फिर C का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, और T का मतलब होता है ट्रायंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और इस वाले वजह से ये दोनों हमारे जो साइड होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन बताऊंगा, तुम्हें एकदम आराम से समझ में आएगा। मैं करूंगा क्या पता है बेटा, मैं ना ये वाले ट्रायंगल को और इधर वाले ट्रायंगल को मैं करूंगा आपस में कॉन्ग्रेंट, और जब मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा ना, तो इस वाले ट्रायंगल का साइड AM है और इस वाले ट्रायंगल का साइड BM है, ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT वाले कॉन्सेप्ट से। आई बात समझ में? तो मुझे बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है और वो बहुत आराम से हो जाएगा। तुमने इतना मेहनत किया ना पिछले 10 मिनट में जो लेक्चर सुने हैं ना, अब तुम्हें आसान लगेगा। देखो सबसे पहले तुम लिखोगे यहां पर इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है इसका नाम रख देता हूं मैं ACM, ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं ACM, एंड अगर इसका नाम ट्रायंगल ACM रखा है तो ध्यान रखना इसका नाम BCM ही रखना, ठीक है? इसका नाम क्या रखना? BCM रखना। अगर कुछ दूसरा नाम रख दोगे तो टीचर गलत भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ACM नाम हुआ, इधर से BCM नाम हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में पहला चीज भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है भाई, हम लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है। इस वाले एंगल का नाम है CMA, इस वाले एंगल का नाम है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इसमें जो एंगल CMA है, एंगल CMA ये इक्वल है, किसके इक्वल है? तो एंगल CMB के इक्वल है। और दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों कैसे एंगल है? 90 डिग्री के हैं, क्योंकि पहले से बोला गया था ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, तो एंगल तो 90 डिग्री के होबे करेंगे। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज बेटा, ये जो AC वाली साइड तुम्हें दिख रही है, AC वाली साइड, ये AC वाली साइड और ये जो BC वाली साइड है दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियस है ट्रायंगल, सर्कल के सेंटर से अगर लाइन बनता है तो वो रेडियस कहलाता है। तो AC और BC आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों हैं क्या? रेडियस तो है ही, साथ ही साथ ट्रायंगल के हाइपो भी हैं। राइट एंगल के सामने में जो साइड होता है ना, वही ट्रायंगल का हाइपो रहता है, हाइपोटेनस रहता है। तो यहाँ पर हम हाइपो नहीं लिखेंगे, हम बस ये लिखेंगे बच्चों कि जो AC है वो इक्वल है BC के, और इसका रीजन लिखोगे कि दोनों रेडियस हैं सर्कल के, और सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। पहला काम ये भी हो गया। इस वाले ट्रायंगल में मैंने दो चीज लिया है, ये वाला और ये वाला, इस साइड को और इस साइड को इक्वल किया है। एक चीज और बचा हुआ है, जो CM है बेटा, जो CM नाम का लाइन है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर बोले तो, चीफ मिनिस्टर नहीं मतलब CM लाइन है जो यहाँ पर, तो ये जो CM है ये इस वाले ट्रायंगल का भी साइड है और इधर वाले ट्रायंगल का भी साइड है। ये कॉमन साइड है ना, तो जब कॉमन साइड है तो बराबर ही होगा, जितना बड़ा इधर है उतना ही बड़ा उधर भी रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए 10 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, उधर वाले के लिए 5 सेंटीमीटर का हो रहा है, उसका साइज तो बराबर ही है। CM तो CM ही है यहाँ पर, CM वाली जो साइड है। तो हम वही चीज इसमें लिखेंगे कि भाई इसमें जो CM है
वो इक्वल है दूसरे वाले साइड के सीएम के। यानी इस ट्रायंगल का जो साइड सीएम है और इस ट्रायंगल का जो साइड सीएम है वो बराबर है, और ये बराबर होने का रीजन लिख दोगे यहां पर कि वो कॉमन वाली साइड है, और कॉमन साइड हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बस खेल खत्म। ये और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। हमने एक राइट एंगल लिया, हमने हाइपो ले लिया, और हमने एक साइड का यूज कर लिया। तो अब तुम यहां बगल में लिखोगे कि बाई राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड वाले रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? तो जो नाम लिखा हुआ था पहले वही नाम लिख देना फिर से, ट्रायंगल ACM वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BCM के। ये जो हमने बीच में सिंबल बनाया है ना, ये सिंबल कॉन्ग्रेंट का सिंबल है। यानी कि तुम्हें इतना लंबा चौड़ा स्पेलिंग कॉन्ग्रेंट का लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तो दे भी नहीं किया है, पिछले वाले एक्सरसाइज में दिया था। तो कॉन्ग्रेंट फॉन्ग्रेंट लिखना नहीं है। जैसे इक्वल अगर रहता है, A और B अगर इक्वल है तो उसको हम लोग ऐसे इक्वल की साइन लगाते हैं, तो वैसे ये कॉन्ग्रेंट की साइन है कि भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो उसके साइड भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि जो AM वाला साइड है और जो BM वाला साइड है वो भी इक्वल होगा। तो अब यहां पर लिखोगे इसलिए बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जो AM होगा और जो BM होगा वो इक्वल होगा। AM इज इक्वल टू BM, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बस इतना तुम लोगों का मैंने सर खाया। अब मुझे तुम ईमानदारी से बताओ कितना समझ में आया। अगर किसी बच्चे को अभी भी हल्का फुल्का डाउट हो ना, तो इसी वीडियो को दोबारा से 15 मिनट शुरू कर रिपीट करके देख लो। पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको देखोगे नहीं समझ में आएगा। खास करके वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ गणिता मंजरी कर रहे हो, जिन्होंने RS अग्रवाल या RD शर्मा से अपना ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ा है, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जिनको नहीं पता, उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए शुरू से देखना पड़ेगा, जो मैंने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया कि थ्योरम 4 क्या है, थ्योरम 4 का कन्वर्स क्या होता है। मैंने कोशिश किया एकदम एक एक चीज को डिटेल में समझाने का, क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब मुझे जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ। तुम लोगों का कमेंट देखने से दिल खुश हो जाता है बच्चों, मोटिवेशन आ जाता है अगला वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिलहाल उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अगर तुमने 1 वाले में उतना मेहनत कर लिया है तो 2 वाले में फिर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। जो बोला गया है पहले हम लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे। तो ये मैंने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना दिया। इसमें मान लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ट्रायंगल का नाम ABC भी रखने के लिए बोला गया है ना, चलो वो भी कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, और इसमें AB और AC इक्वल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ऐसा कहा गया है। अब आगे बोल रहा है सो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, सो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं, परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं इस पॉइंट A से BC के ऊपर, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करो तुम बेस के ऊपर तो वो एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है बेटा। यहां पर जो एंगल बनेगा ना ये परपेंडिकुलर बनता है, ये होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड आपने बनाया है A से BC के ऊपर, आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन है ना ये सर्कल के सेंटर से ही होकर गुजरेगा और कहीं से नहीं जा सकता। यानी जो लाइन हमारा है इसमें ही कहीं ना कहीं पर सर्कल का सेंटर आएगा, ऐसा हमें शो करना है। अब ये कैसे शो कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है, तो आओ समझाता हूं। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे। तुम ये चीजों को जो हमने ड्रॉ किया वो चाहो तो लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन में ये लिखूंगा कि जो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है इसके अंदर AB इक्वल है BC के। अगर AB और BC इक्वल है, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो क्वेश्चन में गिवन है, और A से हमने जो लाइन ड्रॉ किया ना इसका कुछ नाम रख देते हैं। जैसे ये तो इधर यहाँ वाला पॉइंट का नाम A है, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट बन रहे हैं ना, तो इसका नाम D रख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट D, इसका नाम पॉइंट D रख देते हैं। और हम इसमें लिखेंगे कि जो AD हमने ड्रॉ किया है, ये AD क्या है, ये एल्टीट्यूड है। AD क्या है बच्चों, AD इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इन या फिर टू BC। ठीक है, BC के ऊपर ये एक एल्टीट्यूड बना है पॉइंट A से। अब होता क्या पता है,
जब कभी भी हम किसी भी सर्कल का एल्टीट्यूड बनाते हैं, जब कभी भी हम किसी भी सर्कल, सॉरी ट्रायंगल, सर्कल बोल दिया गलती से, सर्कल दिख रहा था इसीलिए, किसी भी ट्रायंगल का जब हम लोग एल्टीट्यूड बनाते हैं ना, तो एल्टीट्यूड जो बेस है उसको बाइसेक्ट कर देता है। एल्टीट्यूड क्या करता है, अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उसमें हमने इस वाले पॉइंट से बेस के ऊपर अगर एल्टीट्यूड बनाया, तो ये एल्टीट्यूड इस बेस को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट का मतलब जो BD और CD है ना वो इक्वल हो जाएंगे, जो पॉइंट D है वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास अगर ये हमने एल्टीट्यूड बना दिया, तो इसलिए जो BD होगा वो इक्वल हो जाएगा CD के। BD और CD क्या हो जाएंगे, ये BD और CD इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तुम अगर इस वाले वर्टेक्स से बेस के ऊपर में अगर एक एल्टीट्यूड बनाते हो तो वो इसको आपस में बाइसेक्ट कर देता है, यानी जो BC वाली साइड थी वो बाइसेक्ट हो जाएगी और BD और CD इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद ध्यान से समझना बेटा, BD और CD इक्वल है, इट मींस ये D क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर D मिड पॉइंट है तो इट मींस ये जो लाइन होगी ना ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। D हमारा मिड पॉइंट है और ये कब मिड पॉइंट होता है, जब हम लोग सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तभी हमारा D मिड पॉइंट होता है। तो अब इसमें तुम लिखोगे इस तरीके से कि ऑल्सो जो BC है, BC इज अ कॉर्ड। BC जो है कॉर्ड है सर्कल का, कॉर्ड ऑफ सर्कल। BC क्या है, सर्कल का कॉर्ड है। और सर्कल का जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट तभी होगा, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो बाइसेक्ट बेटा सर्कल के अंदर कॉर्ड तभी होता है जब उसके अंदर हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तभी वो बाइसेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तुम्हारा थ्योरम नंबर 4 है। तो अब यहां पर तुम थ्योरम 4 भी लिखोगे, मेंशन भी करोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट। इसका स्टेटमेंट में कैसे बना दूं कि इन अ सर्कल कॉर्ड बाइसेक्ट बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। हाँ, वी नो दैट इन अ सर्कल कॉर्ड बाइसेक्ट बाय परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तभी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यही तो हमारा थ्योरम नंबर 4 और उसका जो हमने कन्वर्स पढ़ा अभी, इसका यही तो निष्कर्ष निकलता है, ये तो कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर तो वही हमारा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और उसी चीज को मैंने अपने वर्ड में लिख दिया है, हो सकता है तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम थोपूंगा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं, तुम इसी चीज को और अच्छे से लिख सकते हो अगर तुम लिखना चाहो तो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो बस हो गया काम। अगर ये लाइन तुमने लिख दिया तो काम हो गया भाई। BD और CD हमारे इक्वल हुए क्योंकि ये जो BC है वो बाइसेक्ट हो चुका था, इसीलिए BD और CD इक्वल हुआ। और जब BD और CD इक्वल हो गया इट मींस ये जो लाइन हमारी आ रही है, जो AD वाली लाइन आ रही है वो सर्कल के सेंटर से ही होकर के आ रही है, तभी तो ये BD और CD इक्वल हुआ। और वही तो हमने लिखा है यहाँ पर। तो बस यही इसी स्टेटमेंट को चिपका देना है लास्ट में कि हेंस इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट कि जो AD है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासेस थ्रू द सेंटर। बस यही लिख दो कि जो हमारे पास एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्वेश्चन से उतार रहा हूं, कुछ और इसमें अलग नहीं करना है, एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासेस थ्रू सेंटर, खत्म क्वेश्चन का खेल, पासेस थ्रू सेंटर। और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। इजी पीजी क्वेश्चन है, बस हमें यही शो करना था कि BD और CD हमारे इक्वल है। अगर हमने ये शो कर दिया तो ये वाली जो लाइन होगी वो सेंटर से ही होकर के आएगी और उसको लिखने का ये पूरा तरीका है। तुम चाहो तो इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो क्या, इसके अलावा और कुछ इसमें लिख सकता हूं मैं, BD AD इज एल्टीट्यूड BC, इसलिए
प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, यहां पर एक चीज तुम लिख सकते हो, ये जो मैंने BD इक्वल टू CD लिखा है ना, इसके बगल में अगर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम उसमें एल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। बस इतना से लिख दो, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें और कुछ लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होगी तुम लोगों को। तो आराम से इस क्वेश्चन को तुम लोग समझ सकते हो। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे भी इसी तरीके से एकदम डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर तुमने अभी तक आरंभ बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आखिर करके आ रहे हो मेरे भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सीट एकदम लिमिटेड है, प्राइस बिल्कुल कम है, 2499 है, पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम प्राइस है, लेकिन जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। इसमें बच्चे लाइव क्लास में अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो टीचर से पूछ सकते हैं। तुम लोगों को स्पेशल रेगुलर लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं और सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है और मैं खुद उस बैच में पढ़ा रहा हूं। तो फटाफट आकर के तुम लोग इनरोल कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या अनअकैडमी के ऐप में जाकर के वहां से भी इनरोल कर सकते हो। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। बच्चों ये लास्ट वाला क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट के बगल में लगा दो महा इंपॉर्टेंट। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता है, ये सेम क्वेश्चन पुराने वाले एनसीईआरटी के आई थिंक एग्जाम्पलर वाले बुक में था। एनसीईआरटी बुक में था कि नहीं याद आ रहा, लेकिन एग्जाम्पलर में तो जरूर था। और ये क्वेश्चन तुम्हें RS अग्रवाल, RD शर्मा सारे बुक में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक चेंज करने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन को डिलीट ना किया गया हो तो तुम समझ सकते हो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में आखिर बोला क्या गया है इजी पीजी, बहुत इजी है, कैलकुलेशन करना, इसमें स्टेटमेंट कम लिखना है। मुझे मुश्किल पता है कौन से क्वेश्चन लगते हैं जिसमें स्टेटमेंट ज्यादा लिखना रहता है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो ईजी लगते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी एक सर्कल है, सर्कल का मान लो सेंटर इतने कहीं पर है, तो इसके ऊपर में और नीचे में, अपोजिट साइड मतलब ऊपर और नीचे साइड में दो कॉर्ड हैं बेटा, और दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक कॉर्ड बनाया, एक ये कॉर्ड है और एक नीचे में भी कॉर्ड है इस तरीके से, और दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं। दोनों कॉर्ड कैसे हैं, पैरेलल है। बस फर्क ये है कि एक कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का है, जो छोटा वाला मैंने बनाया है ये 6 का होगा, जो बड़ा मैंने बना दिया वो 8 का होगा। जरूरी नहीं है कि तुम ऊपर में ही छोटा बनाओ, तुम ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा भी बना सकते हो। मैंने तो बस अपनी मर्जी से बना लिया है, ठीक है। तो मैं इस वाले कॉर्ड का नाम रखना चाहता हूं, यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं AB। ये वाला कॉर्ड AB है जो 6 सेंटीमीटर का है, और ये वाला कॉर्ड मेरा CD है जो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। यानी कि ये जो कॉर्ड है बेटा इनका मिड पॉइंट भी होगा। इस वाले कॉर्ड का मान लो यहां पर मिड पॉइंट होगा, ओहो पेन चल जा, इस वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट मान लो यहां पर होगा, और इस वाले कॉर्ड का मिड पॉइंट मान लो यहां पर होगा, ठीक है। तो इन दोनों मिड पॉइंट के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस बताना है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा। कैसे पता चलता है पता है, सबसे पहला चीज हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला काम। उसी तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक ड्रॉ किया, अरे भाई बीच में देख लो कितना बदमाश है, इधर जा रहा है या तो इधर आ रहा है, बीच में आ ही नहीं रहा है, बड़ा दुष्ट है यार। कोई बात नहीं, हाँ आ गया, बीच में आ गया। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सेम उसी तरीके से हम लोग नीचे में भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे यहां पर ऐसे। और ये दोनों जो मैंने लाइन ड्रॉ किया एकदम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ध्यान रखना। अगर तुम एकदम सीधा लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा ही नहीं। किसी भी दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जो यहां पर भी परपेंडिकुलर हो, यहां भी परपेंडिकुलर हो, दोनों में एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तभी वो डिस्टेंस कहलाता है। अगर टेढ़ा लाइन है तो वो डिस्टेंस कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला काम करना है अपने को। अब इसके बाद सेंटर का कुछ नाम रख देता हूं, जैसे मान लो सेंटर का नाम मैंने O रख दिया। इतना समझ में आया। हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक का निकालना है, हमें डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का निकालना है। इस वाले पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं, जैसे मान लो P रख देता हूं मैं, और इस वाले पॉइंट का नाम हम Q रख देते हैं। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो PQ का पूरा डिस्टेंस निकालना है, लेकिन एक ही बार में नहीं निकलेगा, इसको दो पार्ट में बनाना पड़ता है। कैसे दो पार्ट में बनाना पड़ता है, इसमें हम लोग पहले P से O तक का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी OP निकालते हैं, और फिर OQ निकालते हैं। जब OP और OQ निकल जाता है तो दोनों को प्लस कर देते हैं, तो PQ का लेंथ निकल करके आता है, ठीक है। इतना समझ में आया मैं करने क्या वाला हूं। अब ये OP का लेंथ कैसे निकालेंगे सर,
तो इसके लिए पाइथागोरस चचा का यूज करेंगे। बौधियाना पाइथागोरस, पहले वाले बुक में पाइथागोरस लिखा रहता था जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो पाइथागोरस बोलने की आदत हो गई है। गणिता मंजरी में बौधियाना पाइथागोरस थ्योरम जो दिया हुआ है हम उसका यूज करेंगे। अब उसके लिए हम लोगों को चाहिए ट्रायंगल। उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल कहां से बनेगा पता है? ऐसे, इस पॉइंट O से तुम या तो A को मिला दो या तो B को मिला दो, जिधर तुम मिलाना चाहो। मेरे को राइट साइड पसंद है, नहीं पता क्यों, तो मैं राइट को मिला दूं, शायद मैं राइट हैंडेड हूं इसीलिए। तो मैंने OB को मिला दिया, और ये जो मैंने OB मिलाया है ये अपने मर्जी से नहीं मिलाया है, इसका लेंथ मुझे पहले से पता है। ये OB है क्या बेटा? सेंटर से सर्कल में जाने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस होती है, यानी OB मेरा रेडियस है। और उसी तरीके से तुम इधर OC को भी मिला सकते हो, OD को भी मिला सकते हो। मैं OD को मिला दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं राइट हैंडेड हूं, तो मुझे राइट साइड ज्यादा पसंद है। तुम लेफ्ट भी मिला सकते हो, तो मैंने ऐसे OD को मिला दिया। इतनी चीजें क्लियर हो रही है ना? जो मैं मिलाते जा रहा हूं, जो डायग्राम बनाते जा रहा हूं, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, एक एक चीज डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं। अब हमें करना क्या है? इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके इस OP का और OQ का लेंथ निकालेंगे। कैसे कैसे निकलेगा? सबसे पहले मेरे बच्चों, यहां पर जो AB है, पूरे AB का लेंथ मुझे पता है, ठीक है। यहां पर लेट करके लिखना कि लेट ड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ड्रॉ किया हुआ दिखते रहता है टीचर को। तो लेट AB हमारा 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन बोला था AB को 6 सेंटीमीटर, किसी भी एक कॉर्ड को 6 सेंटीमीटर का ले लो, और जो दूसरा वाला CD वाला कॉर्ड है उसे हम लोग 8 सेंटीमीटर ले लिए हैं, ठीक है, ओके। अब एक रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये लाइन कैसा है? परपेंडिकुलर लाइन है। तो सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये वाली लाइन AB को बाइसेक्ट कर देती है। AB को क्या करती है? यानी कॉर्ड को बेटा, ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया अगर कॉर्ड के ऊपर, तो ये बेचारा कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। तो वैसे ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा। अगर AB का लेंथ हमारे पास टोटल 6 है, तो जो BP होगा वो 3 होगा, और जो AP होगा वो भी 3 होगा। हमें AP से लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा ट्रायंगल उधर है, तो हमें BP से लेना देना है। तो अब तुम यहां पर ये लिखोगे, हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसे लिखोगे तुम यहां पर ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB। हमने AB के ऊपर परपेंडिकुलर किया है OP को, और इधर OQ परपेंडिकुलर बनाया है CD के ऊपर, एंड OQ हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर CD के ऊपर, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग अपना थ्योरम लिखेंगे कि फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर लाइन अगर बनाया जाए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो कॉर्ड बेचारा हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज हुआ है कि हमारे पास जो AB वाला कॉर्ड था वो टोटल 6 का था, तो जो PB हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो इसलिए अब यहां पर तुम लिखोगे, इसलिए हमने AB को अगर 6 लिया हुआ है, तो हमारे पास जो BP होगा वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और सेम टू सेम उसी तरीके से नीचे में भी होगा, केवल ऊपर में थोड़ी बाइसेक्ट होगा, नीचे में भी हमने परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये जो हमारा DQ है ये भी हमारे CD का हाफ हो जाएगा। तो CD टोटल हमारे पास कितना था भाई? CD का लेंथ कितना था? 8 था, 8 है ना, CD अपने पास 8 है, तो जो DQ होगा वो 8 का आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वो भी लिख दो कि जो DQ है वो अपना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा, ठीक। ये वाला 3 है बेटा, ये वाला अपने पास 8 निकल करके आ गया। और उसी तरीके से ये OB और OD क्या है? रेडियस है। OB और OD हमारे रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे। और रेडियस के बारे में क्वेश्चन में कितना बोला था? 5 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 का है और ये वाला भी 5 का है। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं इधर कहीं पे, इसको भी मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो OB है और जो OD है, OB इज इक्वल टू OD, दोनों इक्वल हैं और दोनों हमारे 5 सेंटीमीटर के हैं। और इसका रीजन क्या है कि भाई दोनों रेडियस हैं, और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, और रेडियस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। इतना काम पहले करना है, ये अभी हम लोगों ने बेस बनाया है, अब बिल्डिंग बनाएंगे इसके ऊपर। अब मेन काम यहां से शुरू होगा। इस वाले ट्रायंगल को तुम देखो बेटा, इस ट्रायंगल का एक साइड मैंने 8 लिख दिया, क्या यहाँ पर 4 लिखना था ना मेरे को? ये मैंने 8 क्यों लिखा है बच्चों? यहाँ पर 4 ना आएगा, 8 तो पूरा था, 8 तो CD का लेंथ था, तो जो DQ होगा वो मेरा 4 होगा। नहीं पता मैंने 8 क्यों लिख दिया, हो सकता है फ्लो में लिख दिया होगा।
तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल ओ क्यू डी है, ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में हाइपो का और बेस का लेंथ पता है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस स्ट्रक्चर का यूज करके, बौद्धियाना पाइथागोरस, सॉरी। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बौद्धियाना पाइथागोरस, बाय बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, इन ट्रायंगल ओ क्यू डी। इस ट्रायंगल के अंदर हाइपो का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपो का स्क्वायर है यानी ओडी का स्क्वायर, ये इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू डी के स्क्वायर के। ये रूल होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम है कि भाई हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बेस का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर करना है और उनका सम करेंगे तो हाइपो का स्क्वायर निकलता है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें देखो ओडी का लेंथ अपने को पता है 5 है, तो ओडी के बदले में यहां पर 5 का स्क्वायर लिख दो। ओ क्यू का लेंथ पता है क्या, नहीं पता है, वही हमको निकालना है, तो ओ क्यू का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। फिर यहाँ पर क्यू डी का लेंथ पता है 4 है, तो यहाँ पर अपन 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 होगा, उसको इधर ले आओ तो माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में ओ क्यू का स्क्वायर बचेगा, ये हो गया 9, और इक्वल के उस साइड में ओ क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो 9 को ऐसे रूट में लिख दो और इधर मेरे पास सिर्फ ओ क्यू बचेगा, क्योंकि मुझे तो ओ क्यू का लेंथ चाहिए, मुझे सिर्फ ओ क्यू का लेंथ चाहिए, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब ये 9 जो है वो 3 बनकर के बाहर निकलेगा, यानी जो ओ क्यू का लेंथ है बेटा वो 3 सेंटीमीटर है। ओ क्यू का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर है। ये निकल करके आया, सेम वैसे ये भी निकलेगा, ये 4 निकल करके आएगा। चलो दिखाता हूं, ऊपर वाला जो हमारे पास साइड है ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमारे पास 4 निकल करके आएगा। तो इन ट्रायंगल जो अपना ट्रायंगल PBO है या फिर OBP ज्यादा अच्छा लग रहा है, OBP, इस वाले ट्रायंगल के अंदर फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो OB ये हमारा हाइपो है, राइट एंगल जहां पर बनता है ना बच्चों, उसके सामने वाली साइड हमारी हाइपो होती है, तो OB हाइपो है। कहां पर लिखूं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है क्या, थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, यहाँ पर नीचे में लिखता हूं ना, OB का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा OP के स्क्वायर, OP का स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ BP का स्क्वायर, प्लस की साइन के साथ BP का स्क्वायर। OB कितना है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। OP का लेंथ पता नहीं है, अभी तो पता करना है, और BP अपने पास 3 है, BP अपने पास कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा देखो तुम्हारा 25 होगा, और उसमें से माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर इधर आकर के 9 बन करके, इक्वल के उस साइड में OP का स्क्वायर बचेगा। तो 25 में से 9 माइनस हुआ तो 16 आ गया, इसको रूट में लगा दो तो इधर सिर्फ OP हो जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, और 16 हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन करके निकलेगा, यानी OP का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से मैंने बताया ना कि ये वाला तुम्हारा 4 निकल करके आ जाएगा, ये तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है। चलो ठीक है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो फाइनल आंसर तुम्हारा अब रेडी है। कैसे रेडी है भाई, हमसे बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो यहां पर मैं छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू, मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों कॉर्ड का वो है बेटा P से लेकर Q तक, जो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो PQ है। और PQ किससे मिलकर के बना है, OP से और OQ से बना है, तो यहां पर तुम लिखो OP प्लस में OQ, और OP का लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया है, 4 निकला था, और OQ का लेंथ हमने 3 निकाला है, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, यानी इस कॉर्ड के और इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। बस खत्म। कितना ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है क्या यार, 3 क्वेश्चन का वीडियो 40 मिनट का बन गया। मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझा रहा हूँ, कब कमेंट करके मुझे एक चीज बताना, क्या तुम लोगों को इतना डिटेल में समझने में मजा आता है या बस मैं फटाफट सॉल्यूशन करा के निकल लूँ। तुम लोग जैसे वो लोग, मेरी क्योंकि आदत बिगड़ गई है, मेरे को एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने में ज़्यादा मजा आने लगा है, क्योंकि बच्चों के कमेंटे वही से आते हैं कि सर बहुत मजा आ गया, समझ में आ गया, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। तो तुम लोगों को अगर समझ में आया होगा आज का वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट तो करोगे ही, और जो जो चीज़ें होती हैं हाइप वाइप पॉइंट क्या क्या होने लगा आजकल वो भी जरूर देना, ठीक है। मिले फिर अगले क्लास में बच्चों, अब तक कुछ बचा नहीं है। हाँ, जो इसके नोट्स वगैरह हैं
वो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वैसे मत चलाया करो इंस्टाग्राम, गंदी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जिस भी टाइम तुम देख रहे हो। बाय बाय बच्चों।